हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान भाग 2 के पाठ 2 जूझ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कहानी है ये एक बालक की कहानी है जो पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर है। इस पाठ को श्री आनंद यादव जी ने लिखा है। इनका जन्म सन 1935 को कागल, महाराष्ट्र में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। हम ये जो पाठ पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर जो अंश प्रस्तुत किए गए हैं वो जूझ उपन्यास से लिए गए हैं और इस उपन्यास को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूझ शीर्षक पाठ में उपन्यासकार आनंद यादव ने मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष की गाथा को बताया है कि किस प्रकार से मध्यम वर्गीय जीवन या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग अपने जीवन को कितने संघर्ष के साथ जीते हैं। इसमें कथानायक आनंदा जो है वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है। पढ़ाई का अधूरापन उसे हमेशा कचोटता रहता था, मतलब वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उसके दादा ने उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया था, इसलिए उसके मन में एक बहुत ही खालीपन रहता था। उसका अधूरापन, जो खालीपन रहता था, वो उसे अंदर ही अंदर कचोटता था और इसी कारण उसमें पढ़ाई की लालसा थी। दादा ने अपने स्वार्थों के कारण उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया था। दादा नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे और वो उसको खेतीबाड़ी में लगा चुके थे। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु दादा के आगे पढ़ाई के बारे में बात करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि दादा हमेशा उसे चिल्ला देते थे। दादा का स्वभाव भी कड़क और रूखा था। आनंदा को एहसास था कि खेती से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कि वो जो खेती कर रहे हैं उससे उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सारा साल मेहनत करने के बाद भी फल मिलने की गारंटी नहीं होती है कि अंत में उस खेती का उन्हें क्या फल मिलने वाला है, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो दादा के वक्त था वो पिता के वक्त नहीं था। अब पिता के वक्त जो नहीं है, हो सकता है वो आनंदा के समय ना रहे। इसलिए उसे लगा कि खेती में व्यक्ति को कोल्हू के बैल की तरह लगे रहना पड़ता है। आनंदा सोचता था कि अच्छी तरह पढ़ने लिखने से बढ़िया नौकरी मिल जाएगी और उसके गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बिठोवा अण्णा। तो वो सोचता था कि अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो भी उनकी तरह कुछ अच्छा कारोबार कर सकेगा, लेकिन उसकी सारी योजनाएं असफल हो जाती। आनंदा ने एक योजना बनाई कि दत्ताजी राव सरकार से मिलकर उन्हें सारी बात बताई जाए। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे और उनकी बात को सभी लोग मानते थे। उसने अपनी माँ को भी इस मामले में तैयार किया कि किसी भी तरीके से उसकी पढ़ाई शुरू हो जाए। दत्ताजी से मिलकर उसने उन्हें सारी बात बताई। तो दत्ताजी ने जब उसकी बात सुनी तो उन्होंने उसके दादा को भेजने के लिए कहा कि तुम तुम्हारे दादा को मुझसे मिलने के लिए भेजना। आनंदा अपने दादा को रात को दत्ताजी राव से मिलाने के लिए लेकर गया। यहाँ दत्ताजी राव ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, मतलब बहुत भला बुरा कहा, उसे डांटा भी, उसे बोला भी कि बच्चे को पढ़ने दो, उसके लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। आनंदा उस समय वहीं पर ही था। बीच में यह बात भी आई कि आनंदा का जो दादा था वो सारा दिन गांव में घूमता रहता था और रखमाबाई के कोठे पर भी जाता था। मतलब दादा ने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी मौज मस्ती के कारण आनंदा की पढ़ाई खराब कर दी थी। सिर्फ वो ये चाहता था कि उसका समय अच्छे से निकले, इसलिए उस बच्चे को उन्होंने क्या किया था, खेतीबाड़ी में लगा दिया था। दत्ताजी ने स्पष्ट शब्दों में आनंदा की पढ़ाई शुरू करवाने को कहा। वह खेत और पढ़ाई दोनों का काम जारी रखेगा, ये बात भी तय हो गई। अब आनंदा की पढ़ाई शुरू हो गई। पढ़ते पढ़ते उसका एक मित्र भी बन गया जिसका नाम वसंत पाटिल था। पढ़ाई के दौरान कई ऐसे घटनाक्रम हैं जो धीरे धीरे बदलते जा रहे थे, लेकिन आनंदा की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी थी। उसे मराठी पढ़ाने के लिए श्री सौंदलगेकर नामक अध्यापक आते थे।
वे कविता पढ़ाते हुए स्वयं कविता में खो जाते थे। आनंदा भी उनका अनुसरण करने लगा। खेतों में काम करते हुए वह कविता पाठ करता तथा काव्य पाठ में सिद्ध हो गया था। मतलब उसके मन में इतनी लगन थी कि उसको पढ़ना था, तो वो खेती का काम करता जाता था और अपना स्वाध्याय भी करता जाता था वहां पर कि किस प्रकार से उसे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। उसकी प्रतिभा को सौंदलगेकर ने निखारा। अध्यापक की हर बात को आनंदा ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे वह भैंस चराते चराते फसलों, फूलों आदि पर भी तुकबंदी करने लगा। कविता रचने के इस शौक में वह कभी भैंस की पीठ पर तो कभी पत्थर की शिला पर कविताएं भी लिखने लगा। मतलब उसे पढ़ने लिखने का इतना शौक था कि वो अपना कार्य करते करते जहाँ उसे जैसा समय मिलता था, जैसी जगह मिलती थी, वो कविताएं लिखने लग जाता था। धीरे धीरे इस बालक की काव्य प्रतिभा निखरती गई। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी के मन में कुछ लगन हो, किसी कार्य को करने की प्रबल इच्छा हो, तो वो अपनी मेहनत से उस कार्य में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ मराठी भाषा भी सुधर गई। मतलब उसने अपने अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ाया और अपनी भाषा में भी सुधार किया। कविता में प्रयोग होने वाले अलंकारों, छंदों तथा लय का अध्ययन करते समय उसे ऐसा लगता था मानो कोई मधुरतान बजा रहा हो। धीरे धीरे उसने अपने आप में इतना निखार कर लिया अपने आप में कि उसको ऐसा लगता था कि जब भी वो कविता पाठ करता था तो उसे ऐसा लगता था कि कोई मधुरतान बजा रहा हो। तो यहाँ पर हमें इस कहानी को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि यदि मन में बहुत प्रबल इच्छा हो तो कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, मनुष्य अपना मनोबल ऊंचा करके मेहनत करके अपने आप को निखार सकता है और हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है उसको निखार कर हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो आज आपने इस कहानी के सारांश को समझा, इसके लिए धन्यवाद।